तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विथ योगेश में। अब समय आ गया है आप लोगों के जो अभी तक कॉन्सेप्ट बने हैं उनको प्रैक्टिकली यूज करने का। यानी आज की क्लास के बाद अब आपको सारा प्रैक्टिकल है, मतलब प्रैक्टिकल आपको समझ आ जाएगा। हवाएं कैसे चल रही है, बारिश कैसे हो रही है, बादल कैसे बन रहे हैं, हवाएं कब गर्म होती है, कब ठंडी हवाएं चलती है, कब गर्म हवाएं चलती है, सब अब प्रैक्टिकल का समय आएगा आज के बाद। ठीक है, इससे पहले कि मैं आज की क्लास शुरू करूं, आप लोगों की क्वेरी थी अभी मतलब ये कमेंट सेक्शन में पढ़ रहा था मैं, स्वाति भटूनियाल जी ने क्वेश्चन पूछा था कि सर सापेक्ष आर्द्रता को एक बार फिर से समझा दीजिए, फिर से कंसीडर करवा दीजिए। देखिए, सापेक्ष आर्द्रता मैंने आपको कल बताया था, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी। क्या था इसका अर्थ? सापेक्ष आर्द्रता। ठीक है, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इसको बोलते हैं। अब इसका आर्द्रता का मतलब क्या है, सीधा सीधा बताओ। वायु में जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं, यानी कितना उसमें वेपर है, कितना है, वो उसकी जो मात्रा होती है वही अपने आप में क्या होती है, ह्यूमिडिटी होती है। ठीक है, यानी वायु में जल बूंद यानी जल के कण, जल बूंद जिसको कहते हो आप लोग, ठीक है, वेपर जिसको कहते हैं, गैस जिसको कहते हैं, यानी जल वाष्प की मात्रा को अपने आप में सापेक्ष आर्द्रता कहते हैं। अब समझ मतलब आर्द्रता कहते हैं। अब उनका क्वेश्चन है कि ये सारी समझ नहीं आया, एक बार जल्दी से समझा दीजिए। देखो, इसको समझाने से पहले आपको 2-3 पॉइंट याद होने चाहिए। वह तापमान जिस पर वायु 100% सैचुरेट हो जाती है उसको बोलते हैं ओसांक बिंदु, यानी ड्यू पॉइंट। और जिस पर वायु 100% सैचुरेट यानी संतृप्त हो जाती है, वायु 100% संतृप्त हो जाती है, तभी क्या होती है वो तापमान, वो क्या कहलाता है, ओसांक बिंदु। ये 100% संतृप्त का मतलब वायु में अब आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता खत्म हो चुकी है। ठीक है, इससे पहले कि मैं ये समझाऊं, कॉमन सेंस मैंने कल भी कहा था, आपकी कैपेसिटी है कि आप पर डे 10 रोटी खा सकते हैं। मैंने कल कहा था आपसे, आपकी ये कैपेसिटी है, आपकी क्षमता है, लेकिन आपको मिल रही है 5 रोटियां। कितनी मिल रही है? 5 रोटियां। तो इसको सॉल्व करो, 5/10 कितना हो गया? 1/2, यानी आधा। यानी आपकी जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है यानी आधी होगी, यानी हाफ, यानी 50% है। ठीक है, यानी अभी आपकी जो क्षमता थी वो थी 10 रोटी की और आपको मिली 5 रोटी, तो आपने आधी ही मिली, यानी 50% आपकी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है। बाय चांस आपकी क्षमता है 10 और मिल भी गई 10, यानी कंप्लीट आपको 10 मिल गई, यानी 100% आपकी क्या होगी है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। इसका मतलब इससे ज्यादा अब आपके पेट में नहीं जाने वाला है। पेट में अगर इससे ज्यादा डालोगे तो आपको वोमिटिंग हो सकती है, यानी आप बाहर निकाल दोगे। उसी तरीके से वायु में भी एक ऐसी मतलब ऐसे गुण होते हैं कि वायु की अपनी एक कैपेसिटी होती है कि वो मैक्सिमम कितना जलवाष्प ग्रहण कर सकती है, मैक्सिमम उसकी ह्यूमिडिटी कितनी हो सकती है। और जब वो अपने मैक्सिमम पे पहुंच जाती है, यानी अब उस पे आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता खत्म हो चुकी है, वो आर्द्रता नहीं धारण कर सकती है, वो फेंक देगी। और जो फेंक देगी नीचे का मतलब वो बारिश या हिमवर्षा यानी हिमपात के रूप में बारिश फेंक देगी। तो ऐसा पॉइंट जहां पर वायु 100% संतृप्त हो चुकी है, 100% संतृप्त का मतलब क्या होता है कि इसकी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, आर्द्रता ह्यूमिडिटी गेन करने की क्षमता, पूरी ग्रहण करने की क्षमता कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, क्षमता पूरी हो चुकी है, तो उसको बोलते हैं कि वायु क्या हो चुकी है, संतृप्त हो चुकी है, यानी सैचुरेट हो चुकी है। अब ये ह्यूमिडिटी नहीं गेन कर सकती है। ठीक है, तो ऐसा टेम्परेचर, एक कोई ना कोई टेम्परेचर होगा जिस पर वायु 100% संतृप्त हो चुकी है, यानी वायु अब आर्द्रता ग्रहण नहीं कर सकती, उसकी कैपेसिटी कंप्लीट हो चुकी है, जितनी थी उतनी उसको मिल गई है। ऐसा टेम्परेचर कहलाता है ओसांक बिंदु, यानी ड्यू पॉइंट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ओसांक बिंदु, अब क्वेश्चन पूछेगा कि जब वायु अपने संतृप्त हो जाती है तो जिस तापमान पर वायु संतृप्त होती है उसको क्या कहते हैं, ड्यू पॉइंट, यानी ओसांक बिंदु। जब वायु संतृप्त हो जाती है यानी उसमें क्या मतलब कंडीशन है, उसकी आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, तो मैंने इसका एक एग्जांपल के माध्यम से समझाया था। मैंने आपसे क्या कहा था कल जब मैं पढ़ा रहा था, मैंने हमेशा एक चीज कहा आपसे, ध्यान रखना रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी सापेक्ष आर्द्रता में आपको क्या ध्यान रखना है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का मतलब था उसकी क्षमता, यानी कितनी उसमें जलवाष्प है, जलवाष्प किसमें, एयर में, जलवाष्प की मात्रा और उसकी कैपेसिटी कितनी है, यानी क्षमता, धारण करने की क्षमता, इनका रेशियो। और 100 तो ऐसे ही सॉल्व करने के लिए होता है। ठीक है, इसको छोड़ दीजिए, इसकी जो कैपेसिटी है, क्षमता, यही अपने आप में क्या था, सापेक्ष आर्द्रता। अब देखो, मैंने हमेशा ये कहा, जब वायु में, क्योंकि जलवाष्प की मात्रा ही क्या कहलाती है, आर्द्रता कहलाती है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी यानी जो सापेक्ष आर्द्रता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी किसके, सापेक्ष इसके ह्यूमिडिटी, जलवाष्प की मात्रा के, यानी कितना उसमें जलवाष्प है। ठीक है,
जलवाष्प की मात्रा की, ये मैंने आपको बताया था। अब इसका मतलब कहीं पर जलवाष्प वायु में ज्यादा है तो उसकी ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, जलवाष्प कम है तो ह्यूमिडिटी कम होगी, यही तो इसका मतलब है ना। अब इसी में मैंने एक चीज और कहा था, अगर हम लोग इसको कांस्टेंट मान लें, यानी जलवाष्प की मात्रा को हमने क्या मान लिया, कांस्टेंट। हमने ये कहा कि जलवाष्प अब बदलेगा ही नहीं, जलवाष्प फिक्स कर दिया हमने, बाई चांस 25 रख दिया, 50 रख दिया, ना बढ़ेगा ना घटेगा, यानी जलवाष्प अगर हमने क्या कर दिया, कहा था मैंने कांस्टेंट, जलवाष्प को हमने कांस्टेंट नियत कर दिया, नियत मतलब फिक्स्ड कर दिया, अब नहीं घटने वाला है ना बढ़ने वाला है, यानी ये वाली मात्रा क्या है, फिक्स्ड है, कांस्टेंट है, ठीक है, इसको कांस्टेंट ना घटने वाला है ना बढ़ने वाला है। तो अब ये जो है ये किससे संबंधित हो गया, क्षमता से, और क्षमता से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ये जो रिलेटिव ह्यूमिडिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्षमता की, किसके, क्षमता यानी कैपेसिटी, यानी अगर जलवाष्प धारण करने की क्षमता ज्यादा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी कम हो जाएगी, क्षमता कम है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, मतलब ये उल्टा संबंध है, सीधा सीधा मतलब है रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो क्षमता की क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और मैंने इसको ये कहा था कि इसको इक्वेशन नंबर 1 या 2 जो भी मानते हो, ठीक है। अब क्षमता हमेशा क्या होती है, देखना, जहां ज्यादा तापमान होगा, यानी बाई चांस जहां सूर्य की किरणें लंबवत पड़ रही हैं, ज्यादा टेम्परेचर मिल रहा है, तो वहां क्या होगा, गर्म होगा, गर्म होगा तो ऊपर की ओर उठेगा वाष्प बन के, ये तो आप जानते हैं ना, तो जनरल चीज है, वाष्प बन के ऊपर उठेगा तो वो ऊपर जलवाष्प की मात्रा जो होती है ऊपर चले जाती है, नहीं बढ़ जाती है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी घट जाएगी। यानी इस क्षमता की जगह मैंने तापमान शब्द यूज कर दिया। क्यों किया, क्योंकि मैंने ये कहा कि जो क्षमता होती है वो तापमान के साथ, यानी कैपेसिटी जो होती है तापमान के साथ संबंधित होती है, यानी अगर तापमान बढ़ेगा क्षमता बढ़ेगी, तापमान घटेगा तो क्षमता घटेगी। तो मैंने ये कहा कि इस क्षमता की जगह मैं क्यों ना तापमान लिख लूं, क्योंकि अंतर तो दोनों एक चीज तो एक ही है, क्षमता और तापमान आपस में संबंधित है डायरेक्टली, तो मैंने कहा कि क्षमता की जगह मैं तापमान लिख दूं, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया टेम्परेचर के इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए इससे क्या हो रहा, कभी भी अगर तापमान बढ़ता है, तापमान बढ़ रहा है तो जलवाष्प क्या जाएगा, ऊपर ज्यादा जाएगा, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसकी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और तापमान अगर घट रहा है तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या हो जाएगी, हमेशा बढ़ जाएगी। यही तो मैंने इसमें कहा था ना। अब इसका हमने क्या किया, जैसे जैसे मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया, मैंने क्या कहा, एक चार्ट बनाया था, आपको ध्यान होगा कल की क्लास में, मैंने कहा तापमान को हम घटाते हैं, पहले टेम्परेचर था 60, फिर टेम्परेचर किया 30, फिर टेम्परेचर किया 15, यानी टेम्परेचर हमें कम करता 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 गया, ठीक है। और मैंने ये कहा जो जलवाष्प की मात्रा है उसको मैंने अभी नियत लिखा है, ऊपर देखना, अभी ऊपर लिखा है, जलवाष्प भी फिक्स कर दिया, यानी जलवाष्प कितना है, मैंने कहा 25 ग्राम फिक्स कर देते हैं, ठीक है, तब भी 25 ग्राम, 25 ग्राम, ये सब 55 ग्राम हो गए, ठीक है। जैसे ही क्षमता को हमने मात्रा को फिक्स किया तो कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, क्षमता देखो, जब बाई चांस 60 डिग्री टेम्परेचर था, सपोज उस टाइम जलवाष्प धारण करने की क्षमता थी कितनी, 100 थी, 100 यूनिट, 100 ग्राम, ठीक है। जब टेम्परेचर कम हुआ तो क्षमता भी अपने आप कम होगी, अभी मैंने डायरेक्टली संबंध दिखा रखा है, क्षमता यहां कितनी होगी, 50 ग्राम। जब टेम्परेचर फिर आधा कम हुआ, ये भी क्या होगी, 25 ग्राम, ठीक है। यानी अब देखो इस केस में रिलेटिव ह्यूमिडिटी देखो, ये 100 क्षमता है, मिल रही है 25, यानी 25% है रिलेटिव ह्यूमिडिटी, यहां 50, इसकी 25 है और 50 यानी आधा है, यानी 50% रिलेटिव ह्यूमिडिटी होगी। और लास्ट में देखिए जब 25 ग्राम ये है और 25 ग्राम ही इसकी क्षमता होगी, यानी रिलेटिव ह्यूमिडिटी जितनी थी उतनी मिल गई 100%, यानी वायु अब यहाँ पर क्या होगी, सैचुरेट होगी, अब इसके रिलेटिव ह्यूमिडिटी धारण करने की क्षमता नहीं है। तो ऐसा बिंदु जब वायु 100% सैचुरेट हो जाए उस टेम्परेचर को बोलते हैं ड्यू पॉइंट, यानी ओसांक। आपको सिर्फ यही रखना है बच्चों ध्यान कि ओसांक बिंदु क्या है, और वायु जब क्या हो जाती है, अपने आप में सैचुरेट हो जाती है तो उसके रूप में बादल, वर्षा या हिम के रूप में नीचे गिर जाती है, ठीक है, मतलब धरती पे। अब देखिए अगला हेडिंग लिखना है आपको, दाब, प्रेशर, वायुमंडलीय दाब लिखो, प्रेशर है, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, इसको कंप्लीट करते हैं, वायुमंडलीय दाब यानी प्रेशर। अब देखिए इसमें है क्या, यही जो कॉन्सेप्ट हैं टेम्परेचर और प्रेशर के, दाब और तापमान के, यही आपकी ज्योग्राफी वायुमंडली, मतलब ये जो क्लाइमेटोलॉजी है, ये आपका सही डायरेक्शन में इसको लेके जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले आता है वायुमंडलीय दाब और जलवाष्प दाब, दो होते हैं, एक को बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, दाब मतलब प्रेशर, ठीक है। आपके सर के ऊपर मैं जोर से हाथ लगाऊं तो नीचे की ओर आपको प्रेशर लगा रहा हूं, इसका मतलब ये है, ठीक है, वायुमंडलीय दाब। और दूसरा यहाँ पे क्या है, जलवाष्प दाब, पर प्रेशर, जलवाष्प दाब, ठीक है।
वायुमंडलीय दाब मतलब वायुमंडल में जो गैसेस हैं, विभिन्न प्रकार की गैस हैं, जैसे नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इस टाइप की जो गैस है, इनके द्वारा जो प्रेशर लगता है, यानी नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑर्गन है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, ये अलग अलग प्रकार की गैसेस हैं आदि, ठीक है। इन गैसों के कारण लगने वाला जो दाब है यानी प्रेशर है, यानी इन्हीं गैसों के कारण जो प्रेशर लगता है उसी को क्या कहते हैं, वायुमंडलीय दाब, यानी वायु की सघनता। यानी अब डिपेंड करता है ये वायुमंडलीय दाब क्या है, इन जो गैसेस हैं इनके द्वारा जो प्रेशर लगेगा वायुमंडलीय दाब, ठीक है। तो वायु की सघनता के साथ इनका डायरेक्टली संबंध होता है वायु दाब का। देखिए ये इस प्रकार की गैस है। अब देखो वायु की सघनता जो होती है, वायु की सघनता यानी वायु कितनी गाढ़ी है, सघनता यानी कितनी डेंस है, इसका सीधा संबंध होता है वायुमंडलीय दाब से। कहने का मतलब जिस इलाके में वायु घनी होगी, सघन होगी, वहां पर प्रेशर ज्यादा पड़ता है। हमेशा याद रखना, जहां वायु सघन या घनी होगी वहां प्रेशर ज्यादा पड़ेगा, जहां वायु विरल होगी, सघन नहीं होगी, खुली खुली होगी, वहां प्रेशर कम पड़ेगा। तो वायु की सघनता का वायु दाब से सीधा संबंध होता है। तो कभी भी याद रखना, जहां वायु गाढ़ी है, गहरी मतलब है, ठीक है, यानी सघन है, डेंस है, वहां प्रेशर हमेशा ज्यादा पड़ता है। तो इसका सीधा सीधा डेफिनेशन जो बनी, जो वायुमंडलीय गैसेज हैं, विभिन्न प्रकार की गैसेज हैं, इनके द्वारा पर इकाई यानी पर यूनिट एरिया में लगने वाला बल ही वायुमंडलीय दाब कहलाता है, ठीक है। तो इसको डेफिनेशन लिख लो, वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों द्वारा, वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाला बल क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब कहलाता है, ठीक है। वायु में उपस्थित विभिन्न गैसों द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल में लगने वाला बल ही क्या कहलाता है, वायुमंडलीय दाब। और ये विभिन्न प्रकार की गैसेस क्या हैं, ये हैं, और इनका जितनी ज्यादा जहां पर ये गैसें होंगी, जितनी क्लोज होंगी, डेंस होंगी, उतना वायुमंडलीय दाब लगेगा। अब मैंने आपसे एक चीज बताई थी, अगर आपको ध्यान होगा, सपोज ये इस वाले का पोर्शन है, इस वाले का नहीं है। सपोज ये क्या है, अपने आप में समुद्र की सतह है ये, ठीक है, ये है अपने आप में क्या, स्थल खंड, और इसके बाद ये ऊंचाई आते पहाड़ का इलाका आ गया, ठीक है। अब देखिए मैंने एक चीज कहा था, हमेशा इस भाग में वायु जो होगी क्या होगी, अपने आप में जो इस मतलब इस ऐसे होगा, देखो इस प्रकार से बनाए, इस भाग में जो है वायु क्या होगी, हमेशा ज्यादा डेंस होगी, ज्यादा सघन होगी। जैसे जैसे आप लोग ऊंचाई की ओर जाओगे आपको क्या मिलेगा, वायु विरल मिलेगी। क्यों? क्योंकि इस भाग में ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, यानी गुरुत्वाकर्षण बल नहीं है। मैंने आपसे क्या कहा था, इस भाग में गुरुत्वाकर्षण फोर्स ज्यादा लगता है तो हवाओं को अपनी ओर खींचेगा मतलब गैसेस को, तो वो ज्यादा डेंस होंगी। यानी कहने का मतलब समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब अधिक होता है इन कंपैरिजन टू हायर, यानी पर्वतीय इलाकों में प्रेशर कम होगा और इन भागों में प्रेशर ज्यादा होगा। ये आपको पता होना चाहिए। क्यों? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो नोट करके लिखो, एक पॉइंट नोट करके लिखना है आपने, समुद्र तल पर सर्वाधिक वायुदाब होता है, जबकि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायुदाब में कमी आती है। तो नोट करके लिखो, समुद्र तल पर वायुदाब यानी ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो अधिक होता है। क्यों? वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स अधिक है, ठीक है। समुद्र तल पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वायुदाब क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है। और पर्वतीय इलाकों में इसके कंपैरिजन में क्या होगा, पर्वतीय में कम होगा। क्यों? ये है सब ग्रेविटेशनल फोर्स। मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, ध्यान रखो, एक दो क्लास पहले, कि जैसे जैसे ऊंचाई की ओर जाएंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स यानी गुरुत्वाकर्षण बल घटेगा। घटने के कारण जो वायु है वो अपने आप में विरल होती जाएगी और यहाँ जो है समुद्र तल पर सघन हो जाएगी, ठीक है। ये कह रहा था अपना वायुमंडलीय दाब, और इसको नापने का जो यूनिट है बैरोमीटर। तो वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है अगर क्वेश्चन पूछता है, बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब को मापने की यूनिट है बैरोमीटर, ठीक है। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मापन किससे किया जाता है, कितना है, तो उसको बोला जाता है बैरोमीटर। ही क्वेश्चन वन लाइनर के हिसाब से आप लोग देखना है, ठीक है। बात दूसरा आता है जलवाष्प दाब। जलवाष्प दाब का मतलब सीधा सीधा मतलब है कि जलवाष्प द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाला बल, ठीक है। तो इसको क्या लिखोगे, जलवाष्प द्वारा प्रति इकाई में लगने वाला बल। जलवाष्प द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाला बल, प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाला बल, क्या कहलाता है, लगने वाला बल, ठीक है। क्या कहलाता है, जलवाष्प दाब कहलाता है। तो सिंपल सी बात है, जहां इसकी मात्रा ज्यादा होगी वहां मतलब जलवाष्प की, वहां जलवाष्प दाब भी अधिक होगा। जहां जलवाष्प की मात्रा कम होगी वहां जलवाष्प दाब भी कम होगा। तो इसका सीधा सीधा मतलब है
जलवाष्प जिस भाग में ज्यादा है, जलवाष्प दाब, वहां जो इसका सीधा सीधा संबंध होता है जलवाष्प की मात्रा से, यानी कहाँ वेपर ज्यादा है, जलवाष्प की मात्रा। ठीक है, इससे इसका सीधा संबंध होता है। जहां जलवाष्प ज्यादा वहां जलवाष्प मतलब की मात्रा ज्यादा, वहां जलवाष्प दाब भी ज्यादा, जहां जलवाष्प की मात्रा कम वहां जलवाष्प दाब भी कम होता है। ठीक है, ये हमेशा याद रखना। और इसका सीधा सीधा मतलब है ह्यूमिडिटी से, यानी वायुमंडल में कितनी ह्यूमिडिटी है, क्योंकि जलवाष्प की मात्रा मतलब ह्यूमिडिटी, यानी ये जो जलवाष्प दाब है ये ह्यूमिडिटी यानी वेपर प्रेशर जो है अपने आप में ह्यूमिडिटी से क्या होता है, अपने आप में संबंधित होता है। ठीक है, यानी जलवाष्प, कई बच्चे ये कहेंगे कि सर इंग्लिश में ही लिखते हैं, जब आजकल हिंदी वाले कह रहे हैं जलवाष्प दाब जो है, जलवाष्प दाब ये डायरेक्टली संबंधित है किससे, आर्द्रता से। यानी आर्द्रता बढ़ेगी तो जलवाष्प दाब भी बढ़ेगा, आर्द्रता घटेगी तो जलवाष्प दाब भी घटेगा। ये आपके दो प्रेशर हो गए। ठीक है, अब यहां पे एक बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज आती है, वो आपको देखनी है। देखिए जलवाष्प हमेशा यानी H2O जो है बच्चों ये हल्की गैस है इन कंपेयर टू अदर गैसेस। ठीक है, एक चीज आपको यहाँ ध्यान रखनी है, यानी आपके लिए एक पॉइंट लिख रहा हूं यहाँ पे, वायुदाब लिखो, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर लिखो, वायुदाब। ठीक है, ये ऐसा नहीं है, ये देखो वायुदाब कहा मैंने, जलवाष्प दाब नहीं कहा। इसका सीधा सीधा संबंध है वायुमंडल परत की मोटाई से, यानी सपोज इसको हम A मान लेते हैं तो ये देखा जाएगा कि वायुमंडल की परत की मोटाई कितनी है, वायुमंडल परत की मोटाई कितनी, उसकी लेयर मोटी है, परत की मोटाई मोटाई होगी तो गैसेस क्या होंगी, बहुत ज्यादा सघन डेंस होंगी। ठीक है, अपॉन इसको B मान लो। ठीक है, इसको B अपॉन करो जलवाष्प की मात्रा, उसको लिख देना C। ठीक है, क्या लिखोगे, जलवाष्प की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा, इसको क्या लिख दोगे आप लोग, C लिख दोगे। ठीक है, अब देखिए वायुदाब इससे डायरेक्टली संबंधित है, ये मोटा तो प्रेशर ज्यादा, ये पतला तो प्रेशर कम, और इससे उल्टा संबंधित है। अब जलवाष्प पता लगा कहीं पे किसी इलाके में जलवाष्प बहुत ज्यादा हो गया और ये गैसेस कम होगी, इसको बहुत ज्यादा नहीं है, ये ज्यादा हो गया, तो उल्टा संबंध, तो वेपर प्रेशर ये वायुमंडलीय दाब तो कम लगेगा, क्योंकि ये ज्यादा हो गया ना, जहां ये ज्यादा है तो ये कम लगेगा, हमेशा ध्यान रखना, और ये कम है तो ये ज्यादा लगेगा, ये कम होने का मतलब ये ज्यादा होगा, यही तो होगा ना इसका संबंध। देखो इससे डायरेक्टली है और इससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसके साथ उल्टा रिलेशन होगा, ये बढ़ेगा ये घटेगा, ये घटेगा ये बढ़ेगा, उल्टा संबंध होता है। ठीक है, तो आपको ये इक्वेशन याद रखनी है। बाय चांस हम इसमें एक काम करते हैं, हमने कहा कि जो A और A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, B, यानी A इसको लिखा, B उसको C, यानी A बढ़ेगा तो मतलब B बढ़ेगा तो A भी बढ़ेगा, और ये A इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/C, यानी ऐसा, यानी C के लिए ये लिख दिया मैंने, B इसको लिख दिया, ये बढ़ेगा ये वाला तो ये भी बढ़ेगा, और ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, इनके साथ उल्टा संबंध है। ठीक है, एक काम करते हैं, बाई चांस एक काम करता हूं मैं, इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान। वैसे ये नगण्य प्रभाव होता है इसका नेग्लिजिबल इफेक्ट होता है, बहुत कम इसका प्रभाव पड़ता है, इसको लिख लो ब्रैकेट में नगण्य प्रभाव, नेग्लिजिबल इफेक्ट, नगण्य प्रभाव होता है इसका, बहुत ज्यादा प्रेशर पे प्रभाव नहीं पड़ता है इसका, नगण्य प्रभाव पड़ता है। अब मैं आपको एक चीज यहीं पे समझाता हूं, हमेशा ध्यान रखना बच्चों, नोट करके लिखो, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन और CO2 जैसी गैसें स्थायी गैस और भारी गैस हैं। ठीक है, नाइट्रोजन नोट करके लिखना, ऑक्सीजन, ऑर्गन, CO2 ये जो हैं स्थायी गैस हैं वायुमंडल में, और उसके अलावा ये किससे भारी हैं, H2O से। H2O लिखो जलवाष्प, ठीक है, ये अस्थाई है और ये हल्की है, H2O क्या है, हल्की है। ठीक है, अब इनका वेट देखोगे और इसका देखोगे 18 ग्राम के आसपास मानते हो, और इसको जो है थोड़ा सा ज्यादा है, ये इनसे इस वाले से ये क्या है अपने आप में भारी है, ये क्या है अपने आप में भारी गैस है इस वाले के कंपैरिजन में। ठीक है, तो अब हमेशा ये याद रखना, बाई चांस किसी भाग में ये वाली गैसेस ज्यादा हैं, बहुत ज्यादा हैं, और ये बहुत कम है, तो ये ज्यादा होने का मतलब, स्थायी गैसेस ज्यादा होने का मतलब वायुदाब क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, मोटा होगा। अब बाई चांस ये ज्यादा है, ये वाला ज्यादा, तो इसका मतलब ये वाले कम है, तो ये अस्थायी गैस है, हल्की गैस है, तो ये ज्यादा हो गया, किसी भाग में बहुत ज्यादा जलवाष्प हो गया, तो इसका मतलब ये जो दाब है ये कम पड़ेगा, क्योंकि इसके ज्यादा होने के कारण ये कम होगा, और ये ज्यादा हो गया तो ये वाला कम होगा। तो हमेशा ध्यान रखना, इसका रिलेशन ऐसा होता है, आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जहां जितनी ज्यादा गैसेस होंगी, जितनी सघन होंगी, वहां वायुमंडलीय दाब भी उतना ज्यादा होगा। ठीक है, इसके बाद आगे देखिए, तो ये आपके समझ आ गया होगा। अब देखिए, टोटल कंफ्यूजन नहीं करना है आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो ये क्लासेस पढ़ाई हैं इसके अंदर आपको सिर्फ की पॉइंट याद रखना है, क्योंकि ये अब प्रैक्टिकली यूज होने वाले हैं। यानी आपको जानते हैं, आप वनडे एग्जाम दें, कोई भी एग्जाम दें,
आपको क्या करना है, उसको अप्लाई कैसे करना है, चीजें जब कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे उन क्वेश्चंस को यूज करना है, मतलब कैसे इन चीजों को यूज करना है, मैं आपको बताता हूं। तो आपको इतना समझ में आ गया। अब देखिए, जैसे ही आप ये समझ गए तो समान तल पर हमेशा याद रखना जलवाष्प जो दाब होगा वो वायु दाब के साथ उल्टे संबंध में होगा। यानी बाई चांस कोई एक समान तल है, यानी समुद्र तल या स्थल तल है, जो भी है, ठीक है, तो लिखो समान तल पर जलवाष्प दाब, जलवाष्प दाब, ये उल्टा संबंध होगा वायु दाब के साथ। क्यों? क्योंकि बाई चांस कोई एक समान तल है, कोई भी तल है, ठीक है, बाई चांस ये ले लेते हैं, यहां पे इसका मतलब है ये समान तल है, यहां जलवाष्प भी है और यहाँ ये मतलब गैसेज हैं और यहाँ जलवाष्प भी, हल्का वाला जलवाष्प कर दिया मैंने, ठीक है, ये अब बाई चांस एक ही तल पे ये गैसेज भी ये, अब इसमें सोचो बाई चांस इसका नंबर मैं बढ़ा दूं, किसका, जलवाष्प, ये बहुत कर दूं मैं, ये बहुत ज्यादा कर दिया मैंने, ठीक है, ये बहुत ज्यादा कर दिया और इसको मैंने कम कर दिया। अब बताओ ये समान तल पे ये बहुत ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा जलवाष्प है, हल्की है, तो प्रेशर बहुत ज्यादा नहीं पड़ने वाला है। यानी वायु जलवाष्प का दाब, यानी जलवाष्प बढ़ा जाए तो वायु दाब कम हो जाएगा। और बाई चांस मैं इनको कम कर दूं, जलवाष्प को, ये इनको इतनी रखूं, इनको बढ़ा दूं, बड़े बड़े जो भारी गैसेज हैं ये, तो इसका मतलब हो गया ये वाला जो वायु दाब जो है ये वायु दाब का किससे होता है, गैसेस से होता है। ये मैंने बढ़ा दिया, ये बढ़ा दिया, तो ये जलवाष्प दाब अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि इससे ज्यादा पड़ने वाला प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। यानी इनका उल्टा संबंध है, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है जो तराई के या मैदानी इलाकों होते हैं, यानी जो मैदान के इलाके होते हैं, क्योंकि वहां जलवाष्प की मात्रा वायुमंडल में कम होती है मैदानी इलाकों में, इसीलिए जो मैदानी इलाके हैं वहां जो आर्द्र वायु होती है उसके कंपैरिजन में शुष्क वायु द्वारा लगने वाला जो होता है दाब वो अधिक होता है। तो इसीलिए लिखो, नोट करके लिखो, यहाँ पे नोट करके लिख देना है, ठीक है। अगला पॉइंट नोट करके क्या लिखना है, मैदानी इलाकों में आर्द्र वायु की अपेक्षा शुष्क वायु द्वारा प्रति इकाई क्षेत्र में लगने वाला दाब अधिक होता है, ठीक है। क्या लिखोगे, मैदानी इलाकों में आर्द्र वायु द्वारा लगने वाला दाब शुष्क वायु से क्या होता है, मतलब आर्द्र वायु द्वारा जो दाब लगेगा आर्द्र वायु की अपेक्षा शुष्क वायु से ज्यादा लगेगा, ठीक है। मैदानी इलाकों में आर्द्र वायु की अपेक्षा शुष्क वायु से अधिक दाब लगता है, शुष्क वायु से अधिक क्या लगता है, शुष्क वायु से अधिक दाब लगता है, ठीक है, मैदानी इलाकों में। क्यों, मैदान के इलाकों में जलवाष्प की मात्रा अपने आप क्या होती है, कम होती है, तो इसी वजह से वहां पे जो प्रेशर लगेगा वो किससे लगेगा, आर्द्र वायु के कंपैरिजन में शुष्क वायु से लगेगा, ठीक है। अब देखना, अब जो पूरी क्लासेस का कंक्लूजन है, ध्यान से सुनना, हमेशा याद रखना, इसको याद रखने योग्य बातें रख दो, याद रखने योग्य बातें लिखो, जो अगले क्वेश्चन में क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। याद रखने योग्य बातें, आपको यहां से पता चल जाएगा कि हमें क्या क्या दिमाग में रखना है, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूं, देखिए पहला पॉइंट लिखो, वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है। हमेशा याद रखना, वायु जो होती है गर्म होकर हमेशा कहां उठेगी, ऊपर की ओर उठेगी। देखिए बाई चांस ये सतह है, क्या है, सतह है, ठीक है। यहां पे जो है सूर्य की किरणें ऐसे पड़ी, लंबवत पड़ी, यानी सूर्य की किरणें कैसे भी पड़ी, तो जो सतह के करीब की वायु होगी, जैसे यहां से सनरेज आई, ठीक है, ये है इस प्रकार से, ऐसे बना दो इस प्रकार से, तो सपोज यहां से सनरेज आई यानी रेडिएशन इस प्रकार से है ना, ये तो जो ये सतह है यानी सरफेस है, सतह है, ठीक। अब ये सनरेज पड़ रही है, तो यहां जो सतह के करीब की जो हवा होगी वो गर्म हो जाएगी, क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। तो जब कभी भी चीजें गर्म होती हैं वायुमंडल में, अगर ऊपर से सूर्य की किरणें अगर लंबवत पड़ रही है, तिरछी जैसी पड़ रही है, सतह के करीब अगर जो हवा होती है वो सूर्य की किरणों से आने वाले रेडिएशन जब पृथ्वी पर पड़ता है, सरफेस पर पड़ता है, तो जब ये रेडिएशन बैग जाता है, इस बैग जाने वाले रेडिएशन के जो सबसे पहले संपर्क में आएगा यानी उसके कांटेक्ट में आएगा, वो हवा सबसे पहले गर्म होती है। तो वायु हमेशा याद रखना गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है। पहला पॉइंट लिखना है, वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है, ऊपर उठती है, ठीक है। एक पॉइंट आपको ये याद रखना है। अब कैसे हुआ ये मैंने आपको बता दिया, क्यों, क्योंकि जब वायु, हमेशा मैंने एक चीज कहा था आपसे,
जो हमारी जो वायुमंडल है वो सन से आने वाली रेस के कंपैरिजन में उतना गर्म नहीं होता है जितना कि हमारे अर्थ से जो रेडिएशन बाहर निकलता है उससे होता है। तो अर्थ के जो पहले करीब आएगा, सपोज ये सन से आने वाला रेडिएशन है और ये अर्थ ने वापस भेज दिया, तो अर्थ की अगर सरफेस है तो अर्थ के जो नजदीक होगा, सरफेस के नजदीक होगा, वो पहले इसके कांटेक्ट में आएगा ना इस रेडिएशन के। तो कौन सा पहले गर्म होगा मुझे बताओ? ये पहले गर्म होगा कि ये जो इसके नजदीक है ये गर्म होगा? तो हमेशा याद रखना वायुमंडल में मतलब जो अर्थ के से लगी हुई यानी जो सरफेस से लगी हुई एयर होती है वो सबसे पहले गर्म होती है इन कंपैरिजन टू अपर एयर, ठीक है, इस हवा के कंपैरिजन में। तो वायु गर्म होकर ऊपर की ओर उठती है। अगर इसको समझ नहीं आता तो अपने चूल्हे पर रोटी जलाओ, नीचे से आंच जलाओ, गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगा, कोई भी चीज है, ठीक है। और इसके अलावा जैसे आप लोग पानी वानी गर्म करते हैं रॉड में, जब वो वेपर के रूप में भी तो ऊपर उठते हैं, नहीं हवाई तो है एक प्रकार से, वो ऊपर ही तो उठ रही है ना। पहला पॉइंट ये याद रखना। दूसरा लिखो वायु उच्च वायुदाब यानी हाई प्रेशर, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है, लो प्रेशर निम्न वायुदाब की ओर बहती है, की ओर चलती है, की ओर चलती है। यानी जो एयर है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलेगी। अब इसको कैसे समझना है देखिए, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर चलने का मतलब क्या है? वायु हमेशा उस स्थान को घेरती है, उस स्थान पे जाने का प्रयास करती है जहां उसको लो प्रेशर मिलता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाने की कोशिश करती है। इसका मतलब क्या हुआ देखिए, मैंने क्या कहा, जैसे ये सरफेस है, क्या है ये? सरफेस है, ठीक है। यहां से रेडिएशन आया तो यहां जो गर्म हवा होगी वो क्या करेगी बच्चों? ऊपर की ओर उठेगी और फैलेगी, ये ऊपर की ओर उठेगी और फैलेगी। ऐसा ही तो होता है ना, यानी ऊपर की ओर उठती है, फैली, यानी वायु का क्या हो रहा है? आरोहण हो रहा है, यानी वायु क्या हो रही है? ऊपर की ओर उठती है। जब यहां की वायु ऊपर की ओर उठ गई तो हवा तो ऊपर चलेगी, तो नीचे क्या हो गया? प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। यानी कभी भी याद रखना, जब वायु जहां पर पड़ी, जहां पर रेस पड़ी, यानी जहां पर गर्मी हुई, वहां से वायु क्या होगी? ऊपर उठ गई। ऊपर उठ गई तो नीचे क्या हो गया? खाली हो गया। वायु तो ऊपर चलेगी, नीचे अगर खाली हो गया तो नीचे क्या बन गया? लो प्रेशर यानी निम्न वायुदाब। और यहां क्या बन गया? हाई प्रेशर यानी उच्च वायुदाब। क्यों? क्योंकि हवा जब ऊपर से यहां जब गर्मी हुई, इस भाग से हवा क्या होने लगी? ऊपर की ओर उठने लगी। ऊपर की ओर उठने लगी तो नीचे का भाग तो खाली हो गया। खाली हो गया तो हवा ही नहीं है, तो प्रेशर क्या हो गया? कम हो गया। अब क्या होगा? जैसे ही प्रेशर कम होगा तो इसका मतलब है जहां से प्रेशर कम हुआ है, यानी कहीं ना कहीं यहां पहले गर्मी रही होगी, तभी हवा क्या गई होगी? ऊपर की ओर गई होगी। और इस लो प्रेशर को भरने के लिए हाई प्रेशर, सपोज ये रीजन है, यहां से क्या चलेगी? हवा आएगी और इस वैकेंट एरिया को वो क्या करने की कोशिश करेगी? भरने की कोशिश करेगी। यानी हाई प्रेशर कहां होगा? जहां पर वायु भारी होकर नीचे बैठी होगी। यही तो होगा ना, गर्म होगी तो ऊपर उठेगी। ध्यान से सुनना, गर्म होगी तो ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी, गर्म होगी तो तभी तो उठेगी ना। तो नीचे क्या हो गया? वैकेंट हो गया, नीचे क्या हो गया? कम दाब हो गया। और भारी कब होती है? हाई प्रेशर कहां होता है? जहां वायु भारी होकर नीचे बैठते हैं। यानी हाई प्रेशर किस जगह पे होगा? लिखो, जहां वायु गर्म होकर, जहां वायु ठंडी होकर नीचे बैठती है, जहां वायु ठंडी होकर भारी होती है तथा नीचे बैठती है, भारी होती है वह नीचे बैठती है, नीचे बैठती है, ठीक है, बैठती। तो हमेशा याद रखना, जहां पर वायु को ठंडी होगी, यानी वायु ठंडी होकर भारी हो जाती है और भारी होकर नीचे उठ ही नहीं पाएगी, तो वहां हमेशा क्या होगा? उच्च दाब, नीचे बैठ गई ना, दबा दिया उसने अपने आप को। लेकिन लो प्रेशर कहां होगा? जहां वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, जहां वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, ऊपर उठती है, ठीक है। यानी सपोज एक इलाका ये था, यहां लो प्रेशर हो गया, यहां हाई प्रेशर हो गया, तो वायु कैसे चलेगी? इस भाग से इस भाग की ओर चलेगी। अब इसको प्रैक्टिकली समझते हैं, ठीक है। एक 2 मिनट की वीडियो है, इसको देख लो, इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। देखिए, इस इलाके को मैंने एक जगह बना दी, ये बनाई। कौन कौन है? मसूरी देहरादून। जो मसूरी देहरादून के आसपास रहते हैं वो मसूरी देहरादून लिखेंगे, जो हल्द्वानी नैनीताल के आसपास है वो हल्द्वानी नैनीताल लिखेंगे, ठीक है। देखो, हम लोग अभी मैं देहरादून से पढ़ा रहा हूं, तो मेरे लिए ये क्या हो गया बच्चों? देहरादून हो गया। ये क्या हो गया मेरे लिए? मसूरी हो गया, ठीक है। बारिश हुई, क्या हुई? बारिश हुई। मसूरी के आसपास के इलाकों में ठंड बढ़ी, कहां पे? मसूरी में, यानी मसूरी ऊंचाई में है, तो मसूरी में क्या हुई? ठंड हुई। ठंड होने के बाद हवा क्या होगी? पहले बताओ। भारी होगी। मतलब बारिश वगैरह हुई तो हवा भारी होगी, क्या बैठी? नीचे बैठी। तो मसूरी में क्या हो गया? अपने आप में हाई प्रेशर यानी उच्च वायुदाब। क्यों? क्योंकि मसूरी में क्या हुआ था? बारिश हुई थी, बारिश होने के बाद हवा भारी हुई, भारी होकर नीचे बैठी, उठ ही नहीं पाई, तो मसूरी में क्या हो गया? उच्च दाब हो गया, ठीक है। अब हवा कैसे चलती है? उच्च दाब से निम्न वायुदाब।
इसी के कंपैरिजन में देहरादून में, कंपैरिजन में कहा मैंने कहा ऐसा नहीं, कंपैरिजन में इसके तुलना करो, देहरादून में बारिश नहीं हुई, देहरादून में बारिश नहीं हुई, तो इसकी तुलना में वायु यहां क्या होगी, गर्म होगी। इसकी तुलना में कह रहा हूं, इसकी, तो इस भाग में देहरादून में वायु क्या होगी, गर्म होगी। गर्म होगी तो वायु क्या होगी, यहां से ऊपर की उठी होगी, ठीक है। तो इस भाग में क्या बना होगा, लो प्रेशर बना होगा। अब यानी देहरादून में क्या बना, निम्न वायुदाब। क्यों, क्योंकि मसूरी के कंपैरिजन में यहां बारिश नहीं हुई, मसूरी में बारिश होने के कारण हवा ठंडी हुई, ठंडी होने के बाद नीचे बैठी, और देहरादून में क्या हुआ, बारिश, इसके कंपैरिजन में बारिश नहीं हुई तो इसकी तुलना में यहां गर्मी थी तो हवा जो है ऊपर की ओर उठी, ऊपर की ओर उठी तो नीचे कैसा बन गया, कम दाब बन गया। तो वायु कैसे चलती है, उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर। इसीलिए तो जो यहां से ठंडी हवा है, जो मसूरी में ठंडी है, इस लो प्रेशर को भरने के लिए कहां चली आएगी, देहरादून में। इसीलिए तो कहते हो ना, मसूरी में बारिश हुई, देहरादून में ठंड लगी। मसूरी में क्या हुई, बारिश हुई, और ठंड कहां लगी आपको, देहरादून में। क्या लगी आपको, देहरादून में ठंड। देहरादून में ठंडी हवा कहते हो आप, ठंडी हवा चली, ठीक है। क्यों चली, क्योंकि देहरादून में इसके कंपैरिजन में मौसम गर्म था तो हवाएं ऊपर उठ गई, लो प्रेशर बन गया, यहाँ हाई प्रेशर बन गया, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर हवा चलती है, मसूरी से कहाँ आ गई हवा, देहरादून की ओर आ गई, ठीक है। ये खाली याद रखने योग्य पॉइंट थे, ये मैं आप कराऊंगा आपको प्रैक्टिकली, ये सिर्फ डेमो था। अब आपका जितनी भी ज्योग्राफी आपकी जलवायु विज्ञान में बची सब प्रैक्टिकल है, सब प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। आप इसको रिवाइज कीजिए, अच्छे से तैयार कीजिए। फिर मिलते हैं अगले सेशन पे, अपना ध्यान रखिए।